हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर 2021 का यह वीडियो होगा जो कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पे मतलब अर्धवार्षिकी 2021 होगा। इसमें हम लोग पिछले 6 महीने में जितने भी नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो सारे हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है वो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है सारे एग्जाम्स के लिए। और हमेशा कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 2-3 क्वेश्चन तो आप लोगों को ईजिली देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए, यह जो है वो ऑनलाइनर के फॉर्म में है। यह एडिटोरिया का जो नया बुक आया है उस बुक से मैं लिया हूँ। तो कह रहा है कि भारत में 2 नए टाइगर रिजर्व हो गए हैं। एक है जो श्री विल्लुपुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ये अभी आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु में एक नया जिला भी बना है, वो अभी करंट अफेयर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। यह जो है वो भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, तो यह राजस्थान में है और यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। मतलब भारत में अब जो टोटल टाइगर रिजर्व हो गए हैं वो हो गए हैं 52। आगे कह रहा है फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन। फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन जो है वो मेनली जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु ऑर्गेनाइज किया गया था। और यह जो है वो जनवरी 2021 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन जो है वो यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2021 में और यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से। और इसका मेन थीम जो था वो था जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने के लिए। थीम इसका क्या था? थीम जो था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और इसका उद्देश्य जो था वो था पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। मेनली यहाँ से आपको 2 चीज़ याद रखना होगा। मेनली याद रखिएगा फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन तो फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसका थीम जो था वो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। आगे कह रहा है कि इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु थे कि कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। 2021 में इस तरह का यह चौथा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जो है वो 2017 में पेरिस में हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर लिखा हुआ था फोर्थ वन प्लैनेट सम्मेलन, तो यह चौथा संस्करण था। इससे पहले 3 संस्करण और हो चुका है। पहला संस्करण जो है वो 2017 में पेरिस में हुआ था। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 में रामसार स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ। देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसार में एक सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते जो थे वो 1975 से प्रभावी हुए थे। भारत लेकिन इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व में 2400 से भी अधिक रामसर स्थल हैं। लेकिन जुलाई 2021 तक भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या जो है वो 42 है। यहाँ से जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसार में सम्मेलन हुआ था। 1975 से यह समझौता प्रभावी हुआ। भारत इसका सदस्य 1982 में बना और टोटल विश्व में 2400 से अधिक राम स्थल हैं और भारत में अगर इसकी संख्या देखा जाए तो अभी 42 है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 में रामसार अभी समय में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियाँ कौन कौन हैं? एक है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, काबरा ताल जो कि बिहार में है, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, सूर सरोवर जो कि उत्तर प्रदेश में है और तसोकर आर्द्र भूमि परिसर जो कि लद्दाख में है। ये 5 नए क्षेत्र हैं और इन 5 को मिलाकर भारत में जो कुल आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है वो हो गई है 42। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि सबसे अधिक जो है वो यूनाइटेड किंगडम में 175 स्थल इस सूची में शामिल है। टोटल अभी हम लोगों ने देखा कि 2400 है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें भारत में है 42। तो इस 2400 में जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है 175। वहीं आगे कह रहा है कि रामसार सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन है? तो प्रथम स्थल था ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप जो कि 1974 में शामिल किया गया था। फिर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल, भारत में अगर सबसे बड़ा पूछ ले तब वो है सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल की अगर बात करते हैं तो वो है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि अगर स्थल पूछे तो वो है हरि के बैराज।
तो मेनली जो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखिएगा कि भारत में अभी 5 शामिल किए गए हैं, जो कि टोटल शामिल करने के बाद 42 हो गए हैं। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरबन वेटलैंड, सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड, और एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि जो स्थल है वो है हरिके बैराज। आगे कह रहा है कि तेंदुआ यानी कि लियोपार्ड्स गन्ना रिपोर्ट 2018, यह जो है वो 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट जो है वो स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और भारत में जो कुल तेंदुओं की संख्या है वो कितने हैं? 12,852 तेंदुओं के संख्या है। सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या है वो याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश जहाँ की 3421 है। कर्नाटक में याद रखिएगा 1783 जो कि द्वितीय स्थान पर है। महाराष्ट्र जो है वो 1690 तृतीय स्थान पर है। इसके आगे देखिए, आगे आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने अपने स्टेट से याद रखिएगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा कि 316 है, बिहार से हैं तो याद रखिएगा कि बिहार से 98 है, क्योंकि आपके स्टेट के जो पार्टिकुलर एग्जाम्स होंगे उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। आगे कह रहा है कि 2014-18 के बीच जो तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि 2014-18 के बीच जो तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 आया है उसके अकॉर्डिंग तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 60% की वृद्धि हुई है। वहीं आगे कह रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए कुल देखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्र की दृष्टि से कहाँ सबसे ज़्यादा? तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में। आगे कह रहा है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र या वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर बात कर रहा है आपसे। तो देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन जो है वो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश में कुल मैंग्रोव कितना है? तो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर, और यह देश के कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल का 0.15% है। वहीं आगे कह रहा है कि 2017 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी, 54 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। वहीं आगे याद रखिएगा कि प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को, सबसे ज़्यादा वहाँ मैंग्रोव क्षेत्रफल है। वहीं द्वितीय स्थान गुजरात को, तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो यह पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और फिर चतुर्थ स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को, और 5वां स्थान मिला है महाराष्ट्र को। वहीं आगे कह रहा है कि कुल मैंग्रोव वनों में पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% हिस्सा रखता है। कितना है मैंग्रोव वन? 4,975 किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.15% है, और ये 0.15% का 42.45% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। वहीं आगे कह रहा है मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो गुजरात में हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा है कहाँ, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि कब, मतलब 2017 और 2019 के रिपोर्ट में अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखा गया है तो वो गुजरात में देखा गया है। और द्वितीय स्थान में वृद्धि जो है वो महाराष्ट्र में देखा गया है 16 किलोमीटर स्क्वायर का। आगे कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बन सकते हैं। कह रहा है पर्यावरण और वन प्रकाश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी कि 16वीं रिपोर्ट जारी किया है। यहाँ से आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय के नाम याद रखने। कौन मंत्रालय करता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय करता है। कौन सा यह रिपोर्ट का संस्करण है? 2019 का। इससे पहले 2017 में रिपोर्ट आया था, और यह जो है वो 16वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट का 16वां संस्करण है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में जारी किया गया था, और हर एक 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अभी जो है वो 16वां रिपोर्ट है। आगे कह रहा है कि यह रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI के द्वारा तैयार की जाती है, और इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये भी याद रखिएगा, कौन से उपग्रह के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है? रिसोर्स सेट 2 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। FCI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में जारी किया गया था। आगे कह रहा है कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल है 24.56%।
वहीं बनावरण क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो वो है 21.67%, और बनावरण क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 2.89% है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2017 के आंकलन की तुलना देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुआ है 5188 किलोमीटर, जो कि 0.65% है। आगे कह रहा है बनावरण में वृद्धि कितना हुआ है, बनावरण में वृद्धि हुआ है 3976 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर का, और वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है 1212 किलोमीटर स्क्वायर का। देश में कुल मैंग्रोव वन अभी हम लोगों ने देखा 4975 किलोमीटर स्क्वायर है, और मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है 54 किलोमीटर स्क्वायर का, और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। फिर आगे कह रहा है कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, ये याद रखिएगा, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले अगर शीर्ष राज्य पूछेगा तो पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे केरल है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला कौन राज्य है, तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य है वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य भी देखते हैं। भारत में 62,446 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो है लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। आगे कह रहा है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 की अगर बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और विश्व के कुल वन क्षेत्र में कितना है, तो विश्व का जो कुल वन क्षेत्र है वो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भूमि का लगभग 31% है। वहीं हम लोग बात करते हैं वैश्विक औसत जो है वो 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, और विश्व के कुल वन का 45% जो है वो उष्ण कटिबंधीय वन है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वर्ष 1990 से लेकर 2020 के बीच, तो 178 मिलियन हेक्टेयर जो है वो वन भूमि क्षेत्रफल जो है वो नष्ट हो गई है। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला शीर्ष राज्य कौन है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो शीर्ष राज्य है वो है रूस, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद कनाडा, उसके बाद भारत। अगर हम लोग बात करते हैं तो 815.3 वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर है रूस में, और वैश्विक वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 20% है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व का अकेला कितना है, 19% रखता है। अगर आपसे भारत में पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तब गुजरात में हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018। देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की हम लोग बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भारत में जो कुल बाघों की संख्या है वो कितनी है, वो है 2967। वहीं 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। अगर तेंदुआ की आबादी में पूछ दे तब तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघों की आबादी पूछता है तब कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 33% की वृद्धि हुई है। आगे कह रहा है राज्य क्षेत्र और बाघों की संख्या, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पे है कर्नाटक में, बस 2 बाघों का अंतर है, और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में 31 है, उत्तर प्रदेश में 173 है, सुंदरबन में 88 है, और महाराष्ट्र में 312 है, जो कि चतुर्थ स्थान पर है। फिर कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड बिल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ये याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं 231। देश के 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य, डाम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई भी बाघ नहीं बचा है। वहीं कह रहा भारत में कुल बाघ आबादी का
63% यानी 1923 जो है वो टाइगर रिजर्व में रहते हैं। और विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है। मतलब विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 70% बाघ जो है वो अकेले भारत में है। आगे कह रहा है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है वो IQ एयर संस्था, एक स्विट्जरलैंड की संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। और वो संस्था ने जारी रिपोर्ट में यह कहा है कि विश्व का जो 30 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें से भारत के 22 हैं, बाद बाकी 8 कहीं और के हैं। लेकिन विश्व के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के कितने शहर हैं? 22 शहर हैं। और विश्व के सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को रखा गया है। दूसरे स्थान पर ढाका है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। फिर कह रहा है सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान जो है वो 10वां है। और गाजियाबाद जो है वो विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अगर भारत में पूछ ले तब पहला हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्रदूषित शहर में अगर हम लोग देखते हैं तो वो है होतान जो कि चीन का जगह है। सबसे प्रदूषित देश में स्थान किसको मिला है? ये बांग्लादेश को स्थान मिला है। और सबसे कम प्रदूषित देश कौन है? प्यूर्टो रिको स्थान है। ठीक है, भारत का स्थान प्रदूषित देशों में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा विश्व का प्रदूषित शहर, तब है होतान चाइना का। भारत का पूछे तब गाजियाबाद। राजधानी के क्रम में पूछे तो दिल्ली जो होगा वो पहले स्थान पर है। और देश के क्रम में पूछे तो बांग्लादेश पहले स्थान पर है और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। फिर आगे कह रहा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टू द पॉइंट। जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक के सारे वन लाइनर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। कह रहा है नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नवंबर 2021 में COP26 का सम्मेलन जो है वो ग्लासगो UK में किया जाएगा। आगे कह रहा है कि स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जो है वो किस संस्था ने जारी किया है? तो यह जो है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जो है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वो गरीबी के चपेट में आ गए हैं। साथ ही साथ 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा जारी किया गया है। वहीं आगे कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जो है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 2021 से 25 तक भारत का जो लक्ष्य है वो है 20 गीगावाट, जो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि भारत जो है वो 2021 से 25 के बीच 20 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित करेगा। आगे कह रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो उस फिल्म का नाम है वाटर वरियल। आगे कह रहा है कि जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार भारत का स्थान जो है वो रहा है 117। यह रैंकिंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। आगे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2021। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2021 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना? तो जून 2021 में असम का जो 7वां नेशनल पार्क है वो कौन बना है? दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो असम का 7वां नेशनल पार्क बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 जून 2021 को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो यह तो असम का 7वां नेशनल पार्क था जिसका नाम था दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य, और असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो उसका नाम है रायमोना, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन घोषित किया गया है 5 जून को। नेक्स्ट है हमारा कि जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? तो यह कहाँ है? यह है कोलंबिया में। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो भारत में उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ जो हैं वो पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? तो यह यूनेस्को की एक समिति के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास एक समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो यह लक्षद्वीप के आसपास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क जो है वो किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला परागकण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में रखी गई है और इसका जो थीम था वो था मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूजिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। आगे कह रहा है कि भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध है, वहीं 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक की शुरुआत जो है वो लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। आगे है कि पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पक्षी महोत्सव कल्लब के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय किसने लिया है? यह लिया है सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्री सैलाब पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो समुद्री सैलाब पार्क जो है वो तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जो है वो थियोडोर बस्करन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के हैदराबाद शहर को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन जो है वो लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अशफाकुल्ला एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो अशफाकुल्ला का संबंध भी गोरखपुर से था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट है हमारा अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो महाराष्ट्र में घोषित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है? तो पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए फ्रांस में एक बिल लाया गया है जिसको नाम है इकोसाइड। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मौसम विभाग के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 1921 के पश्चात 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, 1901 के बाद 2020 जो है वो 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। आगे कह रहा है कि विश्व मौसम संगठन के जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 जो है वो अभी तक का तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। अगर विश्व मौसम संगठन के अकॉर्डिंग पूछे तब 2020 जो है वो तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है, और भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग के अकॉर्डिंग पूछे तब 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। आगे कह रहा है कि डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यानी कि प्रमाण प्रदान किया गया है। यह डेनमार्क के फाउंडेशन के द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों का ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जैव विविधता का सुपर वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो वह किया गया है 2020 को। आगे है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिर संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया है। नेक्स्ट हमारा गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला जो है वो भागलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम वेधशाला है, तो कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है, तो भागलपुर में।
नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड के मूनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो उत्तराखंड के मुनस्यारी में। नेक्स्ट कह रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फेरिक रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए अरुणाचल प्रदेश ईटानगर का चयन किया गया है। तो नगर वन योजना के लिए कहाँ का चयन किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर का चयन किया गया है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 से लेकर 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। तो 2021-30 को कौन सा दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा? संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। फिर आगे कह रहा है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2021 यानी LPR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस संस्था के द्वारा यह जारी किया गया है, तो यह वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 से लेकर 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई है। आगे कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब कि LPR रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 1/3 आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो लुप्त हो गई हैं और विश्व में 85% से अधिक आर्द्र भूमियाँ भी लुप्त हो गई हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या जो है वो सर्वाधिक भारत में है। आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया है, तो डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान जो है वो 22 मार्च 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। और यह जो कैच द रेन अभियान है, इसका टैगलाइन है वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। आगे कह रहा है कि 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर। आगे है कि वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है, तो यह रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आगे है कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये याद रखिएगा। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया है। वहीं यह प्रस्ताव जो है वो भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-26 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आगे कह रहा है कि इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, तो इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया। और कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश बन गया है। आगे कह रहा है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना जो है वो लेह लद्दाख में किया जाएगा। वहीं आगे कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से UNEP ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया है, तो यह हम लोगों ने पहले भी देखा था किसको चुना गया है, तो हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है, तो 5वां संस्करण जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, तो यह जो है वो नीदरलैंड की मेजबानी में जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। आगे कह रहा है भारत में आए चर्चित तूफान और चक्रवात, यहाँ से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तूफान का नाम आपसे दे दिया जाएगा और प्रभावित क्षेत्र पूछ दिया जाएगा, या फिर उसका नामकरण पूछ दिया जाएगा कि नामकरण कौन किया है।
तो इयास जो है उससे प्रभावित क्षेत्र था पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य, और इसका नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है तैक्ते। तैक्ते की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित क्षेत्र था, और इसका नामकरण जो है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है। आगे है बुरेवी। बुरेवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु और केरल, और नामकरण जो है वो मालदीव के द्वारा किया गया है। वहीं है आगे है निवार। निवार से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु और पुडुचेरी, और इसका नामकरण जो है वो ईरान के द्वारा किया गया है। फिर आगे है निसर्ग। निसर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था मुंबई क्षेत्र, और इसका नामकरण जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। फिर है अम्फान। अम्फान तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो कि इसका नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यास तूफान जो है वो उससे प्रभावित क्षेत्र था पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य, नामकरण ओमान के द्वारा। तैकते जो उससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी एवं दक्षिणी तट, नामकरण जो है वो म्यांमार के द्वारा। बुरेवी उसके द्वारा प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल, नामकरण मालदीव के द्वारा। निवार इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी, नामकरण ईरान के द्वारा। निसर्ग इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वो मुंबई क्षेत्र है, नामकरण बांग्लादेश के द्वारा। अम्फान इससे प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और इसका नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। देखिए, इतने वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद 2021 से मतलब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो काफ़ी है, इतना पढ़ लेना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो स्टैटिक पोर्शन है उसका भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। वो जो वन लाइनर बुक है एनसीईआरटी का सार संग्रह, उससे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।